चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में मदद करने वाले एक कथित ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के आरोप में एक कथित ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। इसके विषय में देखते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स वे लोग होते हैं जो आतंकवादियों को ज़रूरत की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उन्हें गुप्त गतिविधियां संचालित करने में सहायता प्रदान करते हैं। आतंकी संगठनों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका देखते हैं। तो भर्ती की बात करें तो इन लोगों की स्थानीय युवाओं को आतंकवादी समूहों में भर्ती कराने में भूमिका होती है। इसमें जबरन भर्ती भी शामिल है। वित्त पोषण, तो इसके लिए अवैध व्यापार, जाली मुद्रा की तस्करी, कर चोरी, हवाला लेन देन आदि गतिविधियां की जाती हैं। अन्य हितधारकों के साथ समन्वय, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स अलगाववादी नेताओं, संगठित अपराध नेटवर्क्स आदि के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। जायज़ ठहराना, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स प्रोपेगेंडा, कट्टरवाद, स्थानीय लोगों की शिकायतों का सहारा लेने जैसे तरीकों के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को जायज़ ठहराने का प्रयास करते हैं। इनको निष्प्रभावी बनाने के उपाय देखते हैं। तो कानूनी उपाय हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3 के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। JEI के सदस्यों पर अक्सर OGWS के रूप में काम करने का आरोप लगा रहा है। अन्य उपाय देखते हैं। तो अनाथ बच्चों और महिलाओं का पुनर्वास करके सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन सद्भावना यानी गुडविल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कट्टरपंथ फैलाने के प्रयासों पर निगरानी रखने के लिए खुफिया अवसंरचना में सुधार किया जाना चाहिए। आतंकवादियों और OGWS को जल्दी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाना चाहिए। देखते हैं गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के विषय में। तो UAPA व्यक्ति और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून है। UAPA संशोधन अधिनियम 2019 ने सरकार को संगठनों के अलावा व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया है। इस कानून में आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करने के लिए परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को भी शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है, कैबिनेट ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी प्रदान की। तो यह पैकेज 4 स्तंभीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो घरेलू क्षमता को मजबूत करना, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करना, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना, तकनीकी क्षमता और कौशल को बढ़ाना तथा कानूनी कराधान एवं नीतिगत सुधारों को लागू करना। पैकेज में शामिल है जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना का विस्तार 31 मार्च 2036 तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है। जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण हेतु एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। MDF का उपयोग जहाज निर्माण क्लस्टर्स, जहाज मरम्मत, जहाज स्वामित्व, बंदरगाह विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन और तटीय नौवहन में होगा। घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक विस्तारित करने के लिए जहाज निर्माण विकास योजना आरंभ की जाएगी। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी शुरू किया जाएगा। जहाज निर्माण का महत्व देखते हैं। तो रोजगार सृजन और निवेश, तो इसमें लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। वर्तमान में वाणिज्यिक जहाज निर्माण में निवेश के मामले में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान अग्रणी देश हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री मार्गों में लचीलापन लाकर राष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। ठीक है, बात की हमने जहाज निर्माण के महत्व की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने GST-AT और GST-AT कोर्ट्स पोर्टल की शुरुआत की। तो GST अपीलीय अधिकरण की स्थापना वस्तु एवं सेवा कर यानी GST व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही यह देश में अप्रत्यक्ष करों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत भी बनाता है।
GSTAT के विषय में देखते हैं तो ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 के तहत स्थापित द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है। जब किसी करदाता का कोई विवाद होता है तो पहली अपील कर प्रशासन के भीतर ही की जाती है। उद्देश्य GST अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील सुनना और करदाताओं को न्याय के लिए एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध कराना। पीठ है तो यह नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और पूरे भारत में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से काम करेगा। इससे सुगमता और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। संरचना तो GSTAT की प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक सदस्य तथा 1 तकनीकी सदस्य केंद्र से और 1 तकनीकी सदस्य राज्य से होगा। महत्व है इसकी संरचना सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है और इसे निष्पक्ष व समान निर्णय देने के लिए बनाया गया है। GSTAT ई-कोर्ट्स पोर्टल के विषय में देखते हैं तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से करदाता ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकते हैं, मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और सुनवाई में डिजिटल तरीके से भाग ले सकते हैं। विकासकर्ता इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने विकसित किया है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी। तो यह विस्तार केंद्र प्रायोजित योजना यानी चरण 3 के तहत देश भर के मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों को मजबूत एवं उन्नत करने के लिए किया जाएगा। भारत में अभी 808 मेडिकल कॉलेज हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। इनमें कुल 1,23,700 MBBS सीटें उपलब्ध हैं। चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार का महत्व देखते हैं तो विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी को दूर किया जा सकेगा। स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूती मिलेगी और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों के मौजूदा ढांचे का उपयोग करके कम लागत में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का लाभ उठाया जा सकेगा। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याएं देखते हैं कौन कौन सी हैं तो क्षेत्रीय असंतुलन, देश के लगभग 1/3 मेडिकल कॉलेज दक्षिण भारत में है। पहुंच की कमी तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2024 के डेटा के अनुसार ग्रामीण भारत में 70% विशेषज्ञों की कमी है। मांग और आपूर्ति का अंतर तो लगभग 81% पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं जबकि शहरों में देश की केवल 31% आबादी रहती है। अस्पतालों और अवसंरचना का कम उपयोग तो कुछ सरकारी कॉलेजों में बड़ी संख्या में अस्पताल बेड होने के बावजूद MBBS सीटों का संख्या सीमित है। चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार के लिए संचालित अन्य पहले देखते हैं तो लक्षित सीट विस्तार। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए 2028-29 तक सरकारी संस्थानों में 5,000 PG और 5,023 UG यानी MBBS सीटें शामिल करना है। अवसंरचना का विस्तार तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें उच्च स्तर की तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं और पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। फैकल्टी को मजबूत बनाना तो चिकित्सा संस्थान विनियम 2025 जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य समावेशी और क्षमता आधारित भर्ती को बढ़ावा देना है ताकि योग्य फैकल्टी का बड़ा समूह तैयार हो सके। फिर नेक्स्ट है 2050 में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 18 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कैंसर कोलैबोरेटर्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार साल 2050 में दुनिया भर में कैंसर के कम से कम 30.5 मिलियन नए मामले उत्पन्न होने की संभावना है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष देखते हैं तो बदले जा सकने वाले जोखिम कारक तो वर्ष 2023 में कम से कम 42% मौतें 44 संभावित रूप से बदले जा सकने वाले जोखिम कारकों के कारण हुई थी। इनमें तंबाकू का सेवन, अस्वस्थ आहार और हाई ब्लड शुगर शामिल है। यह रोकथाम के लिए व्यापक अनिवार्यता को दर्शाता है। विश्व में सबसे घातक कैंसर क्रमशः फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में मृत्यु दर में अधिक वृद्धि हुई है।
भारत से संबंधित निष्कर्ष की बात करें तो कैंसर से होने वाली मौतों की दर के मामले में भारत 204 देशों में से 168वें स्थान पर है। भारत में स्तन कैंसर और फेफड़ों का कैंसर सबसे बड़े योगदान करता है। कैंसर के मुख्य कारण तो व्यावसायिक जोखिम, कार्यस्थल से संबंधित जोखिम, वायु प्रदूषण आदि। संक्रमण तो असुरक्षित यौन संबंध, एचपीवी यानी सर्वाइकल कैंसर का जोखिम आदि। जीवन शैली में बदलाव तो मोटापा बढ़ना, उच्च रक्त शर्करा, ज़्यादा शराब का सेवन, खान पान में बदलाव जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक और भौगोलिक कारक तो सुपारी, पान का सेवन, मुख ओरल कैंसर की उच्च दर से सीधा संबंध। गर्म पेय पदार्थ तो ग्रास नली का कैंसर, तंबाकू, सिगरेट व बीड़ी पीना और तंबाकू चबाना, फेफड़ों व मुख का कैंसर। देखते हैं भारत में कैंसर को रोकने के लिए पहले कौन कौन सी हैं। तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत संचालित किया जा रहा है। यह नीतियों को साक्ष्य आधारित बनाने में मदद करता है। केंद्रीय बजट 2025-26 तो अगले 3 सालों से में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की योजना। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तो इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित किया जा रहा है। और अन्य पहले हैं NEXCAR19 थेरेपी तो नेशनल कैंसर ग्रिड, क्वाड कैंसर, मूनशॉट आदि। ठीक है, ये बात की हमने भारत में कैंसर को रोकने वाली पहलों की। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है संविधान की 6ठी अनुसूची। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की मांग को लेकर हाल में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके विषय में देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह राज्यपाल को उपयुक्त 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद गठित करने का अधिकार प्रदान करती है। यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हो तो स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों को जमीन, जंगलों के प्रबंधन, संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह जैसे मामलों में विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यकाल को मई 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इसके विषय में देखते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका की 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में से एक है। संरचना की बात करें तो यह 2 सदस्यीय समिति है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री एकमात्र अन्य सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। उत्तरदायित्व तो सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी स्वायत्त संस्थाओं में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का निर्णय लेना। फिर नेक्स्ट है के वीज़ा। तो यह चीन द्वारा जारी नई वीज़ा श्रेणी है जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। इसके विषय में देखते हैं, इसका उद्देश्य विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उन विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करना है जो चीन द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके तहत सभी विदेशी नागरिक चीन में प्रवेश कर सकते हैं, भले ही उनके पास निश्चित नौकरी भी नहीं भी है। यह चीन में एक से अधिक बार प्रवेश करने, दीर्घकालिक वैधता और लंबे समय तक प्रवास की अनुमति देता है। पात्र आवेदक तो पात्र आवेदकों में STEM क्षेत्र के स्नातक शामिल हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शोध संस्थानों से कम स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। फिर बात करेंगे ECI-NET पोर्टल की। तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपने ECI-NET पोर्टल और एप्लीकेशन पर नई ई-साइन सुविधा शुरू की। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने या मतदाता सूची में नाम हटवाने या अपने विवरण में सुधार करने के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे अपने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। तो ECI-NET निर्वाचन आयोग का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। यह मतदाता हेल्पलाइन ऐप, CVIGIL सुविधा 2.0 जैसे 40 मौजूदा ऐप्स को एकीकृत करता है और इसे चुनाव संबंधी सभी सेवाओं के लिए सिंगल पॉइंट इंटरफेस के रूप में डिज़ाइन किया गया है। फिर आगे देखते हैं,
फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। तो भारत के विदेश मंत्री ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। इसके विषय में देखते हैं। इसकी स्थापना 2014 में हुई और यह प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों का बहुराष्ट्रीय समूह है। इसका गठन प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों और भारत के बीच सहयोग के लिए हुआ है। इसकी स्थापना भारत की व्यापक एक्ट ईस्ट नीति के तहत हुई है। FIPIC के सदस्य तो कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतु। ये द्वीप मलेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया नामक 3 प्रमुख द्वीप समूहों का हिस्सा हैं। फिर नेक्स्ट, स्पॉट मार्केट। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार RBI ने जुलाई 2025 में स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में निवल $2.54 बिलियन की बिकवाली की। स्पॉट मार्केट वह बाजार है जहां कमोडिटी, करेंसी, प्रतिभूतियां जैसे वित्तीय उत्पादों की खरीद बिक्री तत्काल या कुछ दिनों के भीतर डिलीवरी के लिए की जाती है। डिलीवरी का मतलब है वित्तीय उत्पाद के बदले नकदी का आदान प्रदान। महत्व तो यह आयातकों, निर्यातकों और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने अपने गठन के 5 साल पूरे किए। इसके विषय में देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के तहत गठित एक सांविधिक संस्था है। NMC अधिसूचना के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 के तहत गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को भंग कर दिया गया है। उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। कार्य चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा शोधकर्ताओं और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्धारण करना, स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना आदि। फिर नेक्स्ट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी में कतर में QR कोड आधारित UPI भुगतान शुरू किया। इसके विषय में देखते हैं। तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया। यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित तत्काल भुगतान प्रणाली है। NPCI का विनियमन RBI द्वारा किया जाता है। यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस व्यवस्था पर आधारित है। सुरक्षित और त्वरित भुगतान। तो यह सुरक्षित 2 चरणीय सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है। अन्य देश जहां UPI आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भुगतान स्वीकार किए जाते हैं भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो देश के कई नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। जन्म हुआ था उनका नगला चंद्रभान यानी मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में। सिद्धांत उन्होंने पश्चिमी पूंजीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद के स्वदेशी भारतीय विकल्प के रूप में एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत मानव के 4 तत्वों शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समग्र विकास और सामंजस्यपूर्ण एकीकरण पर जोर देता है। विरासत उनकी जयंती 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये बात की हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।